हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग सांख्यिकी के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे और सांख्यिकी के क्षेत्र को पढ़ने के लिए उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सांख्यिकी की प्रकृति, दूसरा है सांख्यिकी की विषय सामग्री और तीसरा है सांख्यिकी की सीमाएं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सांख्यिकी की प्रकृति क्या है। और प्रकृति का अध्ययन करने के लिए इस बात को देखा जाता है कि सांख्यिकी कला है या विज्ञान है या दोनों है। तो सबसे पहले देखेंगे सांख्यिकी एक विज्ञान है। किसी भी विषय को विज्ञान कहलाने के लिए कुछ मापदंडों को या कह सकते हैं कुछ शर्तों का पालन करना अनिवार्य होता है। कोई भी विषय विज्ञान तभी कहलाता है जब उसमें विषयों का अध्ययन क्रमबद्ध ढंग से किया जाता है। दूसरा, कोई भी विषय विज्ञान तभी कहलाता है जब उसके अपने नियम और सिद्धांत होते हैं। तीसरा, कोई भी विषय विज्ञान तभी कहलाता है जब वो विषय कारण और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। और चौथी बात यह है, विज्ञान तभी कोई विषय कहलाता है जब उसके आधार पर पूर्वानुमान लगाए जाते हैं और भविष्य की प्रकृतियों का विश्लेषण किया जाता है। तो क्या सांख्यिकी में ये उपरोक्त गुण मौजूद हैं? तो हम पाते हैं कि सांख्यिकी भी ज्ञान का एक क्रमबद्ध समूह है और ये बहुत तीव्र गति से विकास कर रहा है, इसीलिए हम इसको विज्ञान कह सकते हैं। सांख्यिकी में भी बहुत सी रीतियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि संभावना का सिद्धांत, सांख्यिकी नियमितता का सिद्धांत, महंग जड़ता का सिद्धांत आदि। और ये जो नियम है ये सार्वभौमिक हैं, जैसे विज्ञान के नियम सार्वभौमिक होते हैं। तीसरी चीज जो हम ये पाते हैं कि समंकों का संकलन करना और उनके विश्लेषण के द्वारा इसमें भी विज्ञान के जैसे ही कारण और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है। सांख्यिकी में भी विज्ञान की तरह भूतकाल और वर्तमान के तथ्यों के आधार पर भविष्य की प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान कई विधियों के द्वारा लगाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सांख्यिकी एक विज्ञान है। अब देखेंगे हम लोग सांख्यिकी कला के रूप में। सांख्यिकी एक विज्ञान तो है ही, साथ ही कला भी है। और कोई भी विषय के कला कहलाने के लिए उसमें कुछ कला के गुणों का होना आवश्यक है। जैसे कि सांख्यिकी विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए समंकों का प्रयोग करता है, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं निष्कर्ष निकालने के लिए उपाय और साधन प्रस्तुत करती है। विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग सांख्यिकी रीतियों का व नियमों का प्रयोग कैसे किया जाता है, इस बात का भी अध्ययन सांख्यिकी में किया जाता है। सांख्यिकी ये भी बताती है कि गणितीय माध्य का प्रयोग कहाँ उत्तम है, मध्यिका का प्रयोग किन दशाओं में करना चाहिए, निर्देशांक कैसे बनाए जाते हैं और किस माध्य का प्रयोग किया जाए। सांख्यिकी विधियों के व्यवहार के लिए भी विशेष निपुणता, अनुभव और आत्मसंयम की आवश्यकता होती है, जो किसी विषय के कला कहलाने के लिए आवश्यक है। तो उपरोक्त गुणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी भी कला है, क्योंकि कला रचनात्मक होती है और सांख्यिकी भी रचनात्मक है। कला में अनुभव के द्वारा ज्ञान में वृद्धि होती है, सांख्यिकी में भी अनुभव के द्वारा ज्ञान में वृद्धि होती है। कला में भी विभिन्न रीतियों और माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, सांख्यिकी में भी विभिन्न रीतियों और माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सांख्यिकी भी एक कला है। और निष्कर्ष निकालें तो ये कह सकते हैं कि सांख्यिकी विज्ञान भी है और कला है, अर्थात दोनों है। प्रोफेसर टिप्पेट ने कहा है कि सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों है। क्यों दोनों है? क्योंकि विज्ञान इसलिए है
क्योंकि इसकी जो विधियां हैं वो मौलिक रूप से व्यवस्थित हैं और इनका प्रयोग सर्वत्र होता है। और कला इसलिए है क्योंकि इसकी पद्धतियों का सफल उपयोग पर्याप्त सीमा तक सांख्यिकी की योग्यता, विशेष अनुभव और प्रयोग क्षेत्र के ज्ञान पर आधारित है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सांख्यिकी विज्ञान और कला दोनों है। अब इसके क्षेत्र का जो दूसरा भाग है वो हम लोग देखेंगे, सांख्यिकी की विषय सामग्री। सांख्यिकी की विषय सामग्री को दो भागों में बांटा गया है। पहला है विवरणात्मक सांख्यिकी और दूसरा है निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। विवरणात्मक सांख्यिकी से अभिप्राय उन विधियों से है जिनका प्रयोग हम लोग सांख्यिकी के द्वारा आंकड़ों के संकलन, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण के लिए करते हैं। अर्थात ये विधियां केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों जैसे कि औसत, मध्यिका, बहुलक आदि की गणनाओं से संबंधित है। जैसे कि उदाहरण के लिए विवरणात्मक सांख्यिकी का प्रयोग तब किया जाता है जब आप अपने विद्यालय के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की औसत लंबाई की गणना करते हैं। तो इस प्रकार ये ज्ञात होता है कि सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के विज्ञान तथा गणित के अंक में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। तो इस प्रकार विवरणात्मक सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। निष्कर्षात्मक सांख्यिकी से तात्पर्य उन विधियों से है जिसके द्वारा प्रतिदर्श, जिसको कि सैंपलिंग भी बोलते हैं, निदर्शन भी बोलते हैं, के आधार पर समग्र या जनसंख्या के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जैसे कि यदि आपकी कक्षा के विद्यार्थियों के प्रतिदर्श के आधार, औसत के वजन के आधार पर संपूर्ण कक्षा के औसत वजन की गणना करना निष्कर्षात्मक सांख्यिकी कहलाएगा। दूसरे उदाहरण के रूप में समझाता हूँ कि एक कक्षा में दो बैठने वालों की संख्या जो है, बेंच जो है, एक लाइन में 8 है, दूसरी लाइन में भी 8 है, तीसरी लाइन में भी 8 है, चौथी लाइन में भी 8 है और हर बेंच में दो विद्यार्थी बैठे हैं। तो चूंकि 8 दूनी 16 हो जाएगा एक बेंच में। तो इसके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि 4 रो में 16 चौक 64 विद्यार्थी बैठे हैं। तो इस प्रकार से जो सांख्यिकी के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं उसको निष्कर्षात्मक सांख्यिकी कहा जाता है। अब आते हैं इसके तीसरे और अंतिम भाग पर, और वो है सांख्यिकी की सीमाएं। सीमाएं का अर्थ ये है कि कौन कौन सी बातें हैं जिनका हम लोग सांख्यिकी में अध्ययन नहीं कर सकते हैं, या क्या क्या कठिनाइयां आती हैं सांख्यिकी के अध्ययन में। तो इसका जो पहला बिंदु है वो है सांख्यिकी में केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि एक कक्षा के विद्यार्थियों का औसत उम्र निकालना, औसत वजन निकालना या औसत अंक निकालना। सांख्यिकी के अंतर्गत गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं किया जाता, जैसे कि ईमानदारी है, मित्रता है, देशभक्ति है, स्वास्थ्य है, न्याय है। ये सब गुणात्मक तथ्य हैं और इनका अध्ययन सांख्यिकी में नहीं किया जा सकता। दूसरा, सांख्यिकी में केवल समूह का अध्ययन किया जाता है। किसी एक के व्यक्तिगत गुणों का हम लोग अध्ययन नहीं कर सकते हैं, बल्कि तथ्यों के समूह का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए सांख्यिकी में एक व्यक्ति के अर्जित आय का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हम उसकी तुलना नहीं कर पाते, इसलिए उसका हमारे लिए सांख्यिकी में कोई अर्थ नहीं है। जब हम किसी संस्था में काम करने वाले अन्य व्यक्तियों की मासिक आय से संबंधित सूचना लेते हैं तो उनका हम लोग अध्ययन कर सकते हैं सांख्यिकी के अंतर्गत। तो इस प्रकार सांख्यिकी में केवल समूहों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा,
समरूपता की कसौटी। सांख्यिकी की कसौटी पर खरा उतरने के लिए आंकड़े समरूप होने चाहिए और समरूप होने पर ही वे तुलनीय हो सकेंगे, और यदि वे विजातीय हैं तो उनकी गणना करना, निष्कर्ष निकालना बहुत ही जटिल कार्य होगा। समरूपता अर्थात यदि आप एक कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों का अध्ययन कर रहे हैं तो सिर्फ यदि ऊंचाई का अध्ययन कर रहे हैं तो हम उसको सांख्यिकी में विश्लेषण कर पाएंगे, परंतु यदि एक की ऊंचाई का अध्ययन कर रहे हैं, दूसरे के वजन का कर रहे हैं, तीसरा का हम आयु निकाल रहे हैं, तो ये तीनों अलग अलग चीज़ों की तुलना करना संभव नहीं हो पाएगा। तो आंकड़े जो हैं वो समरूप होने चाहिए। चौथी बात जो सांख्यिकी की सीमा है, आंकड़े औसतन सत्य होते हैं, अर्थात 100% शुद्ध नहीं होते, कुछ न कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। जैसे कि लिए हम कहें कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 50,000 रुपया प्रति वर्ष है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति की आय 50,000 प्रति वर्ष है। कुछ की अधिक हो सकती है, कुछ की कम हो सकती है, कुछ की बहुत कम हो सकती है। हम तो यहाँ केवल औसत निकालकर उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। उसके बाद सांख्यिकी की जो सीमा है वो है विशेषज्ञों की आवश्यकता। सांख्यिकी की जो विधियाँ हैं वो सरल नहीं होती, वो कठिन होती हैं, और जो सामान्य व्यक्ति है, जन सामान्य है, वो इसका प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि विधियों की जानकारी होना आवश्यक है। बहुत से नियम कानून होते हैं। आने वाले समय में जाकर हम इसके जो क्रियात्मक प्रश्न हैं वो हल करेंगे, तब आप पाएंगे कि ये कितनी जटिल प्रक्रिया है, और जटिल होने के कारण सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग केवल जो विषय विशेषज्ञ हैं उन्हीं के द्वारा किया जा सकता है। और आखिरी जो इसकी सीमा है कि सांख्यिकी का दुरुपयोग बहुत आसानी से संभव है। सांख्यिकी का पहले से तैयार निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयोग किया जा सकता है, भले ही ये निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो। तो इसलिए आंकड़ों के संबंध में यह कहा जाता है कि ये गीली मिट्टी के समान होते हैं। आप इससे चाहें तो देवता बना सकते हैं, या इससे आप शैतान की मूर्ति बना सकते हैं, आप जो चाहे बना सकते हैं। तो इसका दुरुपयोग भी बड़ी आसानी से संबंध है, क्योंकि कई लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सांख्यिकी के विधियों का प्रयोग करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं।